हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं रिकैप सीरीज में ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी लेक्चर नंबर थर्ड। तो अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं और फिर विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स पर प्रैक्टिस अपनी जारी रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे। कमेंट्स जरूर दीजिए। तो आपके कमेंट्स की हमें ज़रूरत है। तो देखिए, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने इसे नोट कर लिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ प्लैनेट ऑफ मास m इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन। प्लैनेट का मास m है विद एन ऑर्बिटल टाइम पीरियड t। उसका टाइम पीरियड है t। इफ a बी द एरिया ऑफ द ऑर्बिट, अगर पूरी कक्षा का क्षेत्रफल एरिया कितना है, a है, then its angular momentum is, first answer 2ma by t, second answer mat, third answer small m a upon 2t और फोर्थ आंसर 2mat। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, m क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है। मास ऑफ प्लेनेट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और m क्या है, here the m is mass of sun। ओके, मास ऑफ सन। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ सन। तो ये बिल्कुल कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कैप्लस का जो लॉ है, सेकंड लॉ, उसमें ये दिया गया है कि डीए बाय dt, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, इज ऑलवेज इक्वल टू L अपॉन 2m। व्हाट इज L? द L इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पर कितना एरिया है A और टाइम कितना है t। तो अब देखिए इसको कैसे यूज किया जाएगा, dA बाय dt इक्वल टू L अपॉन 2m। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, A t L अपॉन 2m। तो 2ma अपॉन t will be the answer for angular momentum, 2ma by t। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा पहला आंसर। पहला आंसर इसका सही है। समझ में आ गया होगा। डीए बाई डी टी एनसीईआरटी में दी गई कंसेप्ट है। कैप्लस के सेकंड लॉ में डीए बाई डी टी हमेशा एल बाय 2m के क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्वेश्चन सिंपल था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया, इसे पढ़ते हैं। The acceleration due to gravity at the pole is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको काट दीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इक्वेटोरियल रेडियस इज 6400 किलोमीटर फॉर द अर्थ। देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ पूछा गया है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट द वेट ऑफ ए बॉडी एट द इक्वेटर रिड्यूसेस टू 75%। चार आंसर दिए गए। पहला आंसर है 1 अपॉन 1600 रेडियन पर सेकंड। दूसरा आंसर है 1 अपॉन 800 रेडियन पर सेकंड। तीसरा आंसर है 1 अपॉन 400 रेडियन पर सेकंड। चौथा आंसर है 1 अपॉन 200 रेडियन पर सेकंड। तो हमें अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। अगर इक्वेटर पे वेट 75% हो जाए, 75% हो जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेट का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वेट 75% हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 75% इक्वेटर पे। अब देखिए, हम जानते हैं कि जी एट इक्वेटर, ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। अगर जी इक्वेटर 75% हो जाए तो 75% को देखो, 75% को आप कैसे सॉल्व करते हैं, 75 बाय 100, 25 से कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो गया 3/4g इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर।
तो यहाँ से आर ई ओमेगा स्क्वायर होगा जी माइनस 3g/4, जी माइनस 3g/4। तो आर ई ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी g/4। तो आर ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g/4, तो ओमेगा इक्वल टू g/4 का स्क्वायर रूट। तो ये तो भाई देखिए बाहर चला जाएगा, अब बचा हमारे पास g/r। अब इस g/r को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखिए g/r को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, g को 10 ले लेते हैं, क्योंकि आंसर को देखते समझ में आता है कि जी 10 लेना चाहिए। रेडियस 4400 किलोमीटर, 10⁻3, ये कट जाएगा। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, 1/2, और नीचे बचेगा 1 0 इधर है और ये 10⁻3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻4। तो देखिए अब रूट लेना तो आसान है, रूट ले लीजिए। 64 का रूट 8 और 10⁻4 का रूट 10²। तो ये आ गया। अब अगले स्टेप में हम इसको ले गए, ओमेगा इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इंटू 10⁻2, 10⁻2 मतलब 800, 1/2 इंटू 800। सो ओमेगा विल बी 1/1600 रेडियन पर सेकेंड। ये इसका सही आंसर ये इसका सही आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल सफाई से किया है। तो 1/1600, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आपको बस ये बात याद रखनी चाहिए कि जी इक्वेटर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर जी 75 वेट 75% हो गया है तो जी भी 75% हो जाएगा, दैट मीन्स 3/4 हो जाएगा। और फिर जी को 10 लेते हुए बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको क्या करा है, सॉल्व किया है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ इज आर। अर्थ पर एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज है आर। देन फॉर द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, फिर उसी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए इट्स मैक्सिमम रेंज ऑन अनदर प्लैनेट इज 5r/4, ज्यादा है। देन द रेशियो ऑफ acceleration due to gravity on that planet and on earth is, first answer 5:4, second answer 4:5, third answer 25:16, and fourth answer is 16:25। तो देखिए रेंज किस पे डिपेंड करती है। अब प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो होती है u²/g। या दूसरे वर्ड में हम कहें कि मैक्सिमम रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि r1/r2 r1/r2 विल बी g2/g1। बड़ा सरल सवाल था। अब यहाँ पर जो रेंज है अर्थ पर r है, प्लेनेट पर कितना है 5r/4, g2/g1 पलट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4/5 इक्वल टू g2/g1, 4/5 इक्वल टू g2/g1। अब जरा देखते हैं, पूछा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट एंड दैट ऑन अर्थ। तो इसका आंसर होना चाहिए, 2 का मतलब प्लैनेट है, 1 का मतलब अर्थ है, तो 4/5 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये देखिए आप इसे आसानी से 1 मिनट में
सॉल्व कर सकते हैं। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी। और दोनों केसेस में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को क्या रखा गया था, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को क्या रखा गया था, सेम रखा गया था। तो ये हो गया। अब अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, इफ g is acceleration due to gravity on the surface of earth, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है, हैविंग रेडियस r, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू g/2, तो किस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/2 हो जाएगा। काफी कम हो गया, इसका मतलब हमें लार्ज हाइट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि h हाइट पर g की वैल्यू होती है GME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर, और अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू होती है GME अपॉन RE स्क्वायर। डिवाइड कर दीजिए तो हमें मिलेगा GH अपॉन G RE अपॉन RE प्लस h इस पूरे का स्क्वायर। अब g रिड्यूस होकर कितना हो गया है, क्वेश्चन कहता है कि g कितना हो गया है, g/2 हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो g/2 रख दिया अपॉन g RE अपॉन RE प्लस h होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू RE अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको पलट देंगे, ये जो 1/2 है इस पूरे फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, और ये RE स्क्वायर वाला जो टर्म है ये नीचे आ जाएगा। तो फ्रैक्शन को पलटने पर तो 2/1, फिर से देखिए कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, RE प्लस h अपॉन RE होल स्क्वायर। अब रूट ले लीजिए, √2 इक्वल टू RE प्लस h अपॉन RE। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, RE अपॉन RE 1 प्लस h अपॉन RE, तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 1 इक्वल टू h अपॉन RE। तो √2 माइनस 1 इंटू RE इक्वल टू h, ये h की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए √2 माइनस 1 इंटू r। द फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, GH इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2h अपॉन RE यूज करें, कि हम इसको यूज करें GH इक्वल टू G RE अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। तो किताबों में लिखा हुआ है ये स्मॉल हाइट के लिए होता है और ये लार्ज हाइट के लिए होता है, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में जी बहुत कम हो गया है, आधा रह गया है, इसका मतलब ये लार्ज हाइट पर बेस फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर आ गया था। अब देखिए अगले सवाल की तरफ, आप इसे नोट कर लीजिए। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है। 3 particles each of mass m are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L. The gravitational field at the center due to these particles is, 4 आंसर दिए गए। ग्रेविटेशनल फील्ड हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे निकालनी है। तो देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए थोड़ा बड़ा ट्रायंगल हम बनाना चाहते हैं, ये देखिए अब हमने बना लिया, और यहाँ पर 3 मास रखे हुए हैं, और तीनों का मास कितना है
तीनों का मास कितना है, m। अब बात करते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर की। किसकी बात करते हैं, सेंटर की। तो सेंटर वो होता है जहां मीडियंस मध्यिकाएं मिलती हैं, जहां मीडियंस मिलती हैं, और ये आपका सेंटर होगा जहां पर मीडियंस मिलती हैं। और एक और मीडियन है हमारी, इसको हमें ड्रॉ करना चाहिए। ये देखिए, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर हो गया। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अच्छा देखिए, पहली चीज, अगर ये सेंटर है, आपने मान लिया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। लेट द सेंटर इज ओ। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर होता है वो तीनों वर्टिसेस से, तीनों शीर्षों से बराबर डिस्टेंस पर होता है। ये बात आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, वो तीनों वर्टिसेस से बराबर डिस्टेंस पे होता है। अब अगला कंसेप्ट, अगर कोई भी मास m है और आपको उससे r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी gm बाय r स्क्वायर। तो क्योंकि तीनों मासेस इक्वल हैं, क्योंकि तीनों मासेस इक्वल हैं, इसलिए तीनों मासेस की ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर क्या होगी, सेम होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ each mass m at O is equal to E। ये फर्स्ट की हो गई, और ये सेकंड की हो गई, और ये थर्ड की हो गई। इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा एंगल का कैलकुलेशन है। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, आधा 30, 90, और ये भी होगा 60। उसी तरह से ये एंगल भी कितना होगा, 60। 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 तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, इस E और इस E में कितना एंगल बन रहा है, ये 60 इधर हो गया, 60 इधर हो गया, 60 और 60 जुड़ गए, 60 + 60 एडेड, तो कितना हो गया, 120। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तीनों की ग्रेविटेशनल फील्ड में जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, 120, 120 और 120। तो एक थ्योरम है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो मैं उसको स्टार करके यहाँ लिख देता हूँ। इफ 3 वेक्टर्स, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो जानते होंगे, 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर inclined to each other at an angle 120 degree, then the vector addition is equal to
0। तो नेट वेक्टर कितना होगा? नेट वेक्टर कितना होगा? नेट वेक्टर कितना होगा? 0। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी हम इसको कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपको थोड़ा एंगल के बारे में बता दें। ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 60। तो इस तरह यहाँ बनने वाला ये एंगल कितना हो गया? देखिए यहाँ पर बनने वाला ये जो एंगल हो गया 60 हो गया। तो उसी तरह ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। फिर अगर आपसे पूछा जाए इस E और E के बीच में, इस E और E के बीच में कितना एंगल है? तो 60 + 60 120। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए 0। इस तरह के क्वेश्चन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते हैं और बहुत सारे लोगों ने किया होगा और वो जानते होंगे कि इसमें कभी कैलकुलेशन नहीं करा जाता है ना, तो उसको बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया। The weight of a satellite on surface of Earth. If W is the weight of a satellite on the surface of Earth, अर्थ के सरफेस पे सैटेलाइट का वेट कितना है? W. Then the energy required to launch that satellite from the surface of Earth into a circular orbit of radius 3r. Here r is the radius of Earth. चार आंसर 5WR/6, सेकंड आंसर 6WR/6, थर्ड आंसर 2WR/3, फोर्थ आंसर 3WR/2। तो सैटेलाइट को हमें अर्थ के सरफेस से कहाँ भेजना है? एक ऐसी ऑर्बिट में भेजना है जिसकी रेडियस कितनी हो? 3r हो। तो सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि मास ऑफ सैटेलाइट मान लेते हैं, मास ऑफ सैटेलाइट मान लेते हैं m। तो उसका वेट कितना होगा? mg। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब सैटेलाइट को हमें अर्थ के सरफेस से एक ऐसी ऑर्बिट में ले जाना है जिसकी रेडियस कितनी है? 3r। तो अगली कंसेप्ट कैसे करेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पर बेस्ड है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि जब सैटेलाइट अपनी कक्षा में ऑर्बिट में पहुंचेगा तो वो उसके पास दो एनर्जी होती हैं। एक होती है आपकी उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट -12 Gm अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यहाँ रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी दी गई है? यहाँ रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी दी गई है? 3r दी गई है। तो ये आ गया आपका -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6r, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। इसके बाद एनर्जी ऑफ सैटेलाइट on the surface of Earth, on the surface of Earth कितनी होगी? -Gm अपॉन r। अब क्वेश्चन में वापस जाते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड हमसे पूछा गया, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अगर देखिए इस एनर्जी को मैं E1 बोलूं और इस एनर्जी को मैं बोलूं, अच्छा इसे मैं बोलूं E2 और ये अर्थ के सरफेस पे E1, तो एनर्जी रिक्वायर्ड का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है। एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू E2 - E1। तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी
वो कितनी होगी, E2 माइनस E1। तो E2 से मेरे को E1 को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस GM/R, ये प्लस हो जाएगा सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म नेगेटिव ही रहेगा। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6GM/M माइनस GM/M इक्वल टू 5GM/M अपॉन 6R, ये 5 हो गया। फिर हम जानते हैं कि GM को हम लिख सकते हैं, GR², तो ये हो जाएगा 5/6 GR² M अपॉन R। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी 5/6 mg R, और mg क्या है, वेट ऑफ सैटेलाइट है, तो इसका आंसर होगा 5WR/6। 5WR/6, 5WR/6, ये रहा आपका पहला आंसर। बहुत अच्छा आंसर है। तो आपने सीखा कि सैटेलाइट को अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च करना हो तो उसके लिए कितनी एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। सबसे पहले सैटेलाइट की ऑर्बिट में एनर्जी निकालो, फिर सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो अर्थ पर। फिर एनर्जी रिक्वायर्ड हमेशा होती है E2 माइनस E1, और हमेशा याद रखो GM को हम क्या लिख सकते हैं, GR², और mg क्या था, दिया हुआ है W, तो ये हो गया 5WR/6। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसको पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से उससे मूव कराया जाता है, टू अ पॉइंट P। इनिशियली दैट ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, but on reaching P, its speed is 2 meters per second. The work done in moving that object is minus 4 joule. Then the potential at point P is, तो यूनिट है जूल पर केजी। 4 आंसर्स दिए गए, 8, -8, 4, -4। अब पहली बात हम जानते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और वहां से पार्टिकल क्या करता है, स्टार्ट करता है और P पर आता है। तो सबसे पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो वर्क डन कितना होगा, चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी में 2 चेंज होंगे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, ये मानते हुए कि वो इन्फिनिटी पर वो रेस्ट में था। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। मास 2 kg है, जब वो वहां पहुंचता है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास है 2 kg, वेलोसिटी है 2 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 4। और वर्क हमें दिया हुआ है -4। तो अभी उसी फॉर्मूले को हमने यूज किया, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी चेंज प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, 4। तो यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी -4 कितनी मिल जाएगी, -8 मिल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल जाएगी, -8 मिल जाएगी।
तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -8 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई -8 जूल्स। अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। जूल पर केजी, ये 2 केजी के लिए है। 2 केजी के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड ओवर द मास, -8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -4 जूल पर केजी। तो इसका आंसर होना चाहिए -4 होना चाहिए। तो ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेस फंडामेंटल पर आधारित क्वेश्चन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही माना जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट हैव बीन यूज्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास -8/2 -4 जूल पर केजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया आपने। द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी of an object of mass 10 kg when it is taken from a height of 6,400 km to 12,800 km from the surface of earth। mass of earth दिया हुआ है और रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते हैं कि होती है 6,400 किलोमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, जब उसे 6,400 किलोमीटर की हाइट से 12,800 किलोमीटर की हाइट पर ले जाया जाए। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो यहां पर मान लेते हैं हाइट कितनी है, 6,400, और यहां पर मान लेते हैं कि हाइट कितनी होगी, 12,800। तो यहां पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है -G me मास अपॉन RE + H। तो यहां पर जो हाइट है 6,400 किलोमीटर है, तो वो हम इसको लिखेंगे RE + RE। तो ये हो गया -GME m अपॉन 2RE। और यहां पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी -GME m अपॉन RE + 2RE, RE + 2RE। तो ये हो गया -GME m अपॉन 3RE। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा गया है, निकाला जा सकता है U2 - U1। -GME वैल्यू बाद में रखेंगे अपॉन m 3RE -GME m अपॉन 2RE। तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो आपको मिलेगा GME m अपॉन 2RE -GME m अपॉन 3RE। एलसीएम 3GME m -2GME m। तो ये हो जाएगा आपका GME m अपॉन 6RE। GME को आप लिख सकते हैं GRE² अपॉन 6RE। तो ये अब एक RE से RE कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा mg RE डिवाइडेड बाय 6।
mgre डिवाइडेड बाय 6। मास आपका दिया हुआ है 10 kg, तो 10 रख देते हैं, एक रफ आंसर आपका आ जाएगा mgre बाय 6, 10 रख दिया। जी को 9.8 रख सकते हैं, या एक काम करते हैं कि जी को भी 10 रख देते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर तो आ ही जाएगा। 6400 किलोमीटर इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में बदलना जरूरी है। तो ये हो गया आपका 64/6। जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 से कैंसिल कर दीजिए। 32/3 इंटू 10⁻⁷। अब 32 को 3 से डिवाइड करना है। (10.6) इंटू 10⁻⁷। तो आपका आंसर इसी के आसपास होगा, देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए क्या है, 10.6 इंटू 10⁻⁷, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.06 इंटू 10⁸। तो नियरेस्ट आंसर आपका ये वाला फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा सावधानी से, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी में। अगर हम जी को 9.8 लेते तो ये बिल्कुल एज एग्जैक्टली यही पहला आंसर हमारा आ जाता। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। और फिर कैलकुलेशन था। अब देखिए ये रहा आपका अगला सवाल, इसे नोट कर लिया जाए। ओके, ये कैप्लर्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolves around Earth of mass m in a circular orbit of radius small r with angular velocity omega. If the radius of orbit becomes 9r, then angular velocity of this orbit is। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ कैप्लर्स पर आधारित ये क्वेश्चन है। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात, एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं 2π/t। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 1/ω² इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आगे बढ़ते हैं। 1/ω² is proportional to r cube, ω2² upon ω1² equal to r1³ upon r2³। अब क्वेश्चन पे जाएं तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट पहले r थी और बाद में हो गई 9r। ये 9r का क्यूब आपको करना पड़ेगा। और पहले एंगुलर स्पीड थी, पहले एंगुलर स्पीड थी कितनी आपकी, ओमेगा। अब आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, अब 9 का क्यूब करना पड़ेगा। 9 क्यूब इज 9 इंटू 9 इंटू 9। तो 9 क्यूब को आप लिख सकते हो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 729। तो ω2² विल बी ω² डिवाइडेड बाय 729। अब आपको 729 का क्या निकालना है, रूट निकालना है। सेवन 29, ये 6 नहीं है। दिस विल बी, आई एम वेरी सॉरी, दिस विल बी 1 ओमेगा अपॉन रूट ऑफ 729।
तो 729 का अगर आप रूट निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको अगली स्लाइड पर ले जाते हैं। ट्वेंटी सेवन इंटू 27 927, तो 27 का स्क्वायर है ये। किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है। सो ओमेगा 2 विल बी ओमेगा अपॉन 27। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। देखते हैं कौन सी चॉइस में ये दिया हुआ है। ये फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन था, अच्छा सवाल था। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का पर बेस ये क्या था, सवाल था। तो ये रहा आपका सवाल। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा अगला सवाल। इसे आप नोट कर लीजिए, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें। ओके, आपने नोट कर लिया। अब इसे पढ़ते हैं। ये सबसे बढ़िया सवालों में से एक है। इफ d is the distance between the centers of earth of mass m1 and the moon of mass m2, then the velocity with which a body should be projected from the midpoint of the line joining the earth and moon। तो अर्थ और मून के सेंटर के बीच में डिस्टेंस दी है और उनके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के मिडिल पॉइंट से हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं जिससे कि वो एस्केप हो जाए। तो हमसे पूछा गया है वो वेलोसिटी क्या होगी जिससे कि बॉडी एस्केप कर ले। तो ये चार आंसर यहां पर आपको दिए गए हैं। ये तो क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब इसको करते हैं। ये आपका अर्थ हो गया और ये हो गया आपका मून। मून यहां ले लेते हैं। तो अर्थ और मून के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, अर्थ और मून के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है आपका? डी है। ये यहां पर दिया गया है। ओके, तो थोड़ा इसको अच्छे से बनाना है। तो ये आपने दोनों के सेंटर्स को जोड़ दिया और दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? डी है। ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका हो गया मून। और दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी डिस्टेंस है। अब यहां पर मिड पॉइंट से, अगर हम मान ले एम इज द मिड पॉइंट, यहां से हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं जिससे कि वो एस्केप कर जाए। मान लिया कि उस बॉडी को हमने कितनी वेलोसिटी दी? वी। तो इस बॉडी को अर्थ के अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एज वेल एज मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को पार करना पड़ेगा। तो कितनी एनर्जी दी जाए कि वो एस्केप कर जाए? तो यहां पर हमें इस पॉइंट पर अर्थ के कारण एस्केप एनर्जी निकालनी पड़ेगी और इस पॉइंट पर मून के कारण भी एस्केप एनर्जी निकालनी पड़ेगी। फिर दोनों एस्केप एनर्जी को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगी टोटल एस्केप एनर्जी। अब दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस कितना हो गया आपका? d/2 हो गया, क्योंकि कहा गया है कि मिडिल पॉइंट से आपको क्या करना है? मिडिल पॉइंट से आपको प्रोजेक्ट करना है। तो ये पॉइंट अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो गया? d/2, एज वेल एज ये पॉइंट मून के सेंटर से भी कितने डिस्टेंस पे हो गया? d/2। तो आगे बढ़ते हैं। एस्केप एनर्जी
ड्यू टू अर्थ, फॉर्मूला यूज करना है, g मास ऑफ अर्थ m1 मास ऑफ बॉडी अपॉन d/2। फिर escape एनर्जी ड्यू टू मून कितनी हो जाएगी, g m2 m अपॉन d/2। टोटल एस्केप एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी 2g m1 m अपॉन d प्लस 2g m2 m अपॉन d। तो ये आपने टोटल एस्केप एनर्जी निकाल ली। अब हम इसको कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं 2gm/d इंटू m1 प्लस m2। तो इस बॉडी को टोटल एस्केप एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हाफ mv² इक्वल टू कॉमन क्या लिया था, 2gm/d, 2gm स्मॉल m है बाय d m1 प्लस m2, 2 इंटू 2, देखिए m कैंसिल हो गया, तो ve² विल बी इक्वल टू 4g/d m1 प्लस m2। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, 2√g/d m1 प्लस m2। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। हमने 4 को बाहर निकाल लिया था, तो चौथे आंसर को हम सही आंसर बोल सकते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट था। टोटल एस्केप एनर्जी निकाल लीजिए और फिर काम आसान था। तो 2 को आप अंदर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आंसर मैच हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, इसे नोट कर लें। ओके, आपने इसे नोट कर लिया। Suppose the gravitational force varies inversely as the nth power of the distance। मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स बदल गया और हम जानते हैं F इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r²। वो बोल रहे हैं अब वो gm1 m2 अपॉन r² ना होकर कितना हो जाए, r की पावर n हो जाए। Then the time period of planet in circular orbit of radius r around the sun will be proportional to। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगा तो प्लैनेट की ऑर्बिटल स्पीड भी बदलेगी। अब देखिए यहाँ पे कहा गया सर्कुलर ऑर्बिट। किसमें कहा गया, सर्कुलर ऑर्बिट। 4 आंसर दिए गए, तो इसको करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको थोड़ा समझिएगा। ये आपका सन हो गया और ये प्लैनेट हो गया, और मान लिया सन और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। क्योंकि ये प्लैनेट सन के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सिंस दिस प्लैनेट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, सो इट विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लें सन का मास कितना है, m है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, g m स्मॉल m r² नहीं, r टू द पावर n। इससे हम
इस प्लेनेट की ऑर्बिटल स्पीड को निकाल सकते हैं। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन तभी कर सकती है जब उसको सेंटर की तरफ मिले सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो गया mv²/r। तो m से m तो कैंसिल, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगी gm/r⁻n-1। ये हो गया स्टेप नंबर 1। तो ऑर्बिटल स्पीड बदल जाएगी। अब ऑर्बिटल स्पीड, अब हम सर्कुलर मोशन का एक फॉर्मूला होता है v=r⍵। ध्यान दीजिए किस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, v=r⍵, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम उसको लगाएंगे v=r⍵। अब v की वैल्यू यहां से हमने निकाली gm/√gm, और ये हम इसको लिख सकते हैं n-1/2। देखिए क्यों? क्योंकि रूट के ऊपर पावर है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। r⍵, को हम लिख सकते हैं 2π/t। तो t = 2π r⁻n-1/2 into r/√gm। अब यहाँ r की पावर 1 है, अब ये दोनों पावर जुड़ जाएगी, तो ये हमें मिलेगा 2π r⁻n-1/2 + 1/√gm। तो टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा 2π। अब ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा r⁻n+1/2/√gm। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r⁻n+1/2। r⁻n+1/2। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज एक्सपेक्टेड। अब एग्जाम में एग्जामिनर इसको यहां हमें क्या बोला है, r⁻n बोला है। अब उसे ऐसे भी दे सकता है r⁻6। तो अपनी लैंग्वेज क्या कर सकता है, वो बदल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने नोट कर लिया, बिल्कुल कंसेप्ट से हमने करा। तो इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आपका अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी नोट आप कर लें। अब देखिए, a stone is dropped from a height equal to nr, where r is the radius of the earth from the surface of earth. The velocity of stone on reaching the surface of earth is। तो जब वो स्टोन अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर उसे nr हाइट से हमने अर्थ के सरफेस की तरफ क्या कर दिया है, अर्थ के सरफेस की तरफ क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। तो देखिए ये जो सवाल है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड सवाल है। किस पर बेस्ड सवाल है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड सवाल है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए अब एक बॉडी को, बॉडी ऑलरेडी किस हाइट पर है, nr हाइट पर है, और ये अर्थ की रेडियस हो गई r। यहां से हमने इसे ड्रॉप कर दिया। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि ड्रॉप बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। अब इसके पास होगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी -g अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ nr + r। और जब ये अर्थ पर पहुंचेगा
व्हेन इट रीचेस द अर्थ, जब ये बॉडी अर्थ पर पहुंचेगी तब मान लिया कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। और अगर हम ध्यान दें क्वेश्चन पे तो यही पूछा गया है कि वो किस वेलोसिटी से अर्थ पर पहुंचेगा। तो यहां पर हमें टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर उसके पास है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है -Gm अपॉन, अब उसका अर्थ के सेंटर से, जब वो अर्थ पर पहुंचेगा तब उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r। तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे ही आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे ये फटाक से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब लिख नहीं रहे हम, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम अप्लाई कर देते हैं। तो हाफ mv² माइनस Gm अपॉन r इक्वल टू -Gm अपॉन r प्लस nr। अब देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि Gm को हम क्या लिख सकते हैं, Gm को हम लिख सकते हैं Gr²। तो ये हो गया हाफ mv² माइनस Gr² अपॉन r माइनस Gm। अच्छा, इधर इसको आपको क्या लिखना है, Gr² लिखना है। तो चलिए, तो ये Gr² हो गया, तो ये हो गया माइनस mgr², और नीचे से क्या करिए, r को कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया r1 प्लस n, ये कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचा हाफ mv² माइनस mgr इक्वल टू माइनस mgr अपॉन 1 प्लस n, तो उसको ये भी लिख सकते हैं n+1। अब m भी कैंसिल होने वाला है, ये देखिए, कॉमन ले लेंगे तो m भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, v²/2 माइनस gr इक्वल टू माइनस gr अपॉन n+1। v²/2 माइनस gr अपॉन n+1। तो ये पूरे जो आपके कैलकुलेशन है ना, ये आपको फिर क्या होने चाहिए, देखो परफेक्ट प्रैक्टिस की क्या है जरूरत है, व्हाट यू रिक्वायर्ड, आपको जरूरत किसकी है, प्रैक्टिस की। तो ये आपका आ गया v²/2 माइनस gr, पिछली स्टेप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, माइनस gr अपॉन n+1। तो अब इसको क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। तो v²/2 इक्वल टू gr माइनस gr अपॉन n+1। फिर एक काम करिए, gr को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन n+1। तो v², 2 इधर चला गया, तो ये आ गया 2gr, और नीचे एलसीएम n+1 माइनस 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको v की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, 2gr अपॉन n+1। तो ये इसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन।
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो एक बार फिर आंसर चेक कर लें। यस, 2GRn अपॉन n प्लस 1, 2GRn अपॉन, तो देखिए ये रहा आपका आंसर। तो डेफिनेटली कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित क्या है, ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है। मेरा जो पिछले 38 सालों का 38 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग है, उसका यूज करते हुए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए कोशिश करी है कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में हर तरह का, हर वैरायटी का क्या हो जाए सवाल हम इन लेक्चर्स में कवर कर सके। उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट पसंद आएंगे और ये भी उम्मीद है कि आपकी जो रिवीजन है वो पहले से मजबूत हुई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकैप सीरीज किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, पास्कल लॉ, हाइड्रोस्टैटिक्स, अपथ्रस्ट, तो ये सारी चीजें हैं। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे और उम्मीद है आप पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।